तुमने एक एटीएम बनाया है। तुम चाहते हो अगर बैलेंस है तो पैसा दो, वरना पैसा मत दो। लेकिन तुम्हारा प्रोग्राम ये समझता ही नहीं, वो बस सीधा चलता है ऊपर से नीचे, बिना कुछ सोचे समझे। यही प्रॉब्लम सॉल्व करता है आज का टॉपिक, कंट्रोल फ्लो। इसे सीखने के बाद तुम्हारा प्रोग्राम जो है वो सोचने लगेगा, डिसीजंस लेगा और बार बार काम करेगा, खुद रुक जाएगा जब बोलोगे। तो सबसे पहले एक बार हम समझ लेते हैं कि कंट्रोल फ्लो होता क्या है। नॉर्मल सी प्रोग्राम्स एक सीधी लाइन में चलते हैं। जब आप मेन को यूज रन करते हो, जैसे कि हेलो डॉट सी को या फिर हेलो डॉट ई को आप रन करते हो, तो आप देखते हो कि मेन के अंदर की पहली लाइन एग्जीक्यूट हुई, फिर दूसरी लाइन एग्जीक्यूट हुई, फिर तीसरी लाइन एग्जीक्यूट हुई और खत्म। तो कोई सोचना नहीं था, कोई चॉइस नहीं थी हमारे पास में। लेकिन जब भी हम रियल प्रोग्राम्स बनाते हैं तो उसमें चॉइसेस होती है ना। अगर यूजर सही पासवर्ड डाल रहा है तो अंदर जाने दो, वरना बाहर रखो। ये सब कंट्रोल फ्लो से होता है। आज 3 चीजें हम सीखने वाले हैं। इफ एल्स प्रोग्राम को डिसाइड करना सीखेंगे, लूप्स सेम काम बार बार करना सीखेंगे, और ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट्स जिसमें हम लूप को कंट्रोल करना सीखेंगे। हर चीज सिंपल प्रोग्राम से समझेंगे, कोई कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं रहेगी। तो हम सबसे पहले देखते हैं हमारी इफ स्टेटमेंट को। इफ का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर ये सच है तो ये करो। इसका एक सिंपल सा सिंटैक्स होता है, इफ ब्रैकेट के अंदर कंडीशन और फाइनली कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज होते हैं, उसका कोड चल जाता है। तो एक इंपॉर्टेंट बात है, सी में ट्रू और फॉल्स जो है वो काम कैसे करता है। जीरो जो है या फिर नल वैल्यू जो है, नल पॉइंटर की वैल्यू जो है वो, नल कीवर्ड की वैल्यू जो है वो, और फाइनली आपका \0 कैरेक्टर जो है वो सब जो है फॉल्स इंडिकेट करता है, और बाकी सारी वैल्यूज जो है वो ट्रू इंडिकेट करती है, चाहे 1 हो, चाहे 5 हो या -10 भी हो। तो ये याद रख लेना, बाद में काम आएगा। तो अब हम आ जाते हैं बेसिक सिंटैक्स पे। सबसे पहले हमारे VS कोड में लिखेंगे mkdir कंट्रोल फ्लो। फाइनली हम इस डायरेक्टरी में चेंज कर लेंगे। जैसे हम इस डायरेक्टरी में आएंगे, अब हम यहाँ पे हमारी सबसे पहली फाइल को बनाते हैं, बेसिक इफ डॉट सी। इफ का बेसिक सिंटैक्स जो है वो कुछ ऐसा दिखता है। हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, हम वेरिएबल के लिए इफ यूज करते हैं, ओपन ब्रैकेट यूज करते हैं, बीच में कुछ लिख देते हैं, कंडीशन बोलते हैं जिसे हम, फिर हम एक क्लोजिंग ब्रैकेट लगाते हैं और फाइनली ओपनिंग पैरेंथेसिस। नोट करो कि हमने मेन में भी ये पैरेंथेसिस लगाया था। ये पैरेंथेसिस जो है वो स्कोप को डिफाइन करता है, यानी कि इस पैरेंथेसिस से यहाँ पैरेंथेसिस के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो इस इफ के स्कोप में है। अगर ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो जो है इफ के अंदर जितने भी कोड लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होगा, वरना स्किप हो जाएगा। चलो अब हम इसको सिंपल तरीके से कंपाइल कर लें। जीसीसी लिखते हैं, हमारी फाइल का नाम basic.if.c और फाइनली ./a.exe के थ्रू इसको रन कर लेते हैं। तो ये देखो, यू आर एलिजिबल टू वोट। यहाँ हमने क्या किया, एक एज वेरिएबल बना दिया। एज को चेक करा कि अगर एज जो है वो इक्वल टू या ग्रेटर देन है 18 के, तो ये प्रिंट करो, वरना कुछ प्रिंट मत करो, सीधे यहाँ पे प्रिंट करो कि प्रोग्राम एंड हो गया। इफ लिखने के काफी सारे तरीके होते हैं। सी जो है वो इंडेंटेशन बेस्ड लैंग्वेज नहीं है, सी जो है सिंटैक्स बेस्ड लैंग्वेज है। तो इसमें अगर आपका सिंटैक्स स्ट्रक्चर करेक्ट है, हर स्टेटमेंट के बाद अगर एक टर्मिनेटिंग सेमीकोलन आ रहा है, तो पूरा प्रोग्राम सिर्फ एक लाइन में लिख दोगे तो भी चलेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इफ ट्रू के नाम से मैं फाइनली एक सी भी फाइल बना देता हूँ .c। इसमें हमारा एक कोड लिख देते हैं, मेन if 1 print 1 is true, if 5 print 5 is also true, if -10 print -10 is also true, and if 0 print this will never print, ये प्रिंट ही नहीं होगा। और फाइनली 10 प्रिंट करवा देंगे। तब ये क्या करेगा, मेन ब्लॉक के अंदर आएगा, if 1 चेक करेगा 1 ट्रू है तो ये प्रिंट कर देगा, 5 भी ट्रू है तो ये प्रिंट करेगा, फिर 10 भी ट्रू है तो -10 भी प्रिंट कर देगा, पर 0 जो है वो फॉल्स है तो ये प्रिंट नहीं करेगा। अब हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसको मैं कंपाइल करवाता हूँ GCC if2.c नाम से, और फाइनली ./a.exe के थ्रू इसको हम रन करवा देते हैं। 1 is true, 5 is also true, -10 is also true, and 10। हमको if की कंडीशन जो है वो कंडीशन हमें ट्रू होनी चाहिए, तभी जो है इफ जो है एग्जीक्यूट होता है। अब एक बहुत कॉमन हम मिस्टेक देख लेते हैं। एक कॉमन मिस्टेक को सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमारे केस में आती है जो, जहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक इक्वल्स लगा देते हैं, 2 इक्वल्स की जगह जब हम 2 वैल्यूज का कंपैरिजन करें। एग्जांपल के लिए आप इस प्रोग्राम को देते हैं। मिस्टेक 1.c में हमने देखा है कि यहाँ पे इंट x जो है 5 है, तो x की वैल्यू जो है 5 हो गई। तो हमने यहाँ चेक करा कि अगर x जो है वो 0 है
तो अंदर आया प्रिंट करो, वरना प्रिंट कर दो कि एल्स में आ गया। अब x की जो इनिशियल वैल्यू थी वो तो 5 थी, तो यहाँ पे अगर मैं x लिख रहा हूँ तो वो ट्रू होना चाहिए, बट यहाँ पे हमने एक एक्चुअल में कंपैरिजन की जगह इक्वलिटी का ऑपरेटर लगा दिया असाइनमेंट का। तो यहाँ एक्चुअली क्या होने वाला है, तो हमारा जीरो जो है उस पर प्रोग्राम जाएगा, देखेगा कि हमारे पास जो है जीरो है यहाँ पे, और एग्जीक्यूशन के टाइम पे इस जीरो को एक्स के अंदर असाइन कर देगा, और फिर वो इफ के पास जाएगा, तो देखेगा कि यहाँ पे एक्स है जिसकी वैल्यू जो है वो जीरो हो चुकी है, तो यहाँ पे आएगा ही नहीं। हम इसको कंपाइल करके भी देख लेते हैं, तो जी सी सी स्टेट वन डॉट सी, तो यहाँ पे डॉट फॉरवर्ड स्लैश ए लिख देता हूँ मैं, तो यहाँ पे देखो एक्स की वैल्यू जो थी 5 थी, पर फिर भी वो एल्स में आ गया, तो अब एक्स की वैल्यू जीरो भी हो गई, यानी कि आगे और एरर्स आएंगे। हमेशा याद रखना कि अगर चेक करना है तो डबल इक्वल्स का ही यूज करना है, और सिर्फ स्टोर करने के लिए अगर यूज करना है तो सिर्फ एक सिंगल इक्वल का साइन यूज करना है। तो अब हम देख लेते हैं अलग तरीके का इफ। हम जो है इफ को अभी तक हम लिख रहे थे, जहाँ पे हमारा इफ जो था वो हम एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखे थे, बट मान लीजिए अगर हमने इस तरीके से लिखा तो क्या होगा। तो इस केस में क्या होता है कि सी जो है वो थोड़ा स्मार्ट भी है, इसका कंपाइलर इसको एक कंसिडर करेगा और यहाँ पे ऑटोमेटिकली ब्रेसेस लगा देगा। तो यहाँ पे एक ब्रेस लगेगा यहाँ ओपनिंग के लिए, और क्लोजिंग का ब्रेसेस लगेगा यहाँ पे डायरेक्टली इस लाइन के एंड में, यानी कि सिर्फ अगली लाइन जो है वही प्रिंट में कंसिडर होगी, सॉरी वही इफ में कंसिडर होगी। अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ तो भी ऐसे ही चलेगा, सिर्फ ये वाली लाइन जो है वो प्रिंट वाली जो लाइन है वो इफ के अंदर कंसिडर होगी, ये वाली नहीं होगी। तो अब हम इसका भी एग्जांपल देख ही लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको कंपाइल करूँ जीसीसी सिंगल इफ डॉट सी नाम से, फिर डॉट फॉरवर्ड स्लैश ए करूँ, तो ये देखो ग्रेटर देन 5, और ये तो हमेशा प्रिंट हो ही रहा है। अगर ये लेस देन 5 भी हो जाता है, मान लो मैं इसको 0 कर देता हूँ, तो मैं इस फाइल को फिर से कंपाइल करके रन करता हूँ, देखो ये तो हमेशा प्रिंट हो रहा है, बट ये वाली जो स्टेटमेंट थी वो इफ के अंदर कंसिडर हो गई। तो बिना कर्ली ब्रेसेस के सिर्फ अगली लाइन पकड़ेगा, एक लाइन, दूसरा प्रिंटर हमेशा चलेगा। तो हैबिट बनाओ कि चाहे अगर एक लाइन भी हो तो भी हमेशा कर्ली ब्रेसेस लगाओ। अब आ जाते हैं हम इफ एल्स पे। तो इफ एल्स जो है वो दो पाथ में काम आता है। अगर कंडीशन सही है तो पहला पाथ फॉलो करो, कंडीशन अगर गलत हो गई तो दूसरा पाथ फॉलो करो। एग्जैक्टली जो है वो रास्ता जरूर चलेगा, यानी कि मिनिमम एक तो रास्ता चलेगा ही चलेगा। तो हम आ जाते हैं हमारे अगली फाइल पे, जो कि एल्स इफ डॉट सी। अब इस फाइल के अंदर में हम क्रिएशन करके यहाँ पे देख लेते हैं हमारा नया। इसमें हम जो है एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं मार्क्स। पहली कंडीशन चेक हो रही है। एल्स के केस में आप चेक करो कि हमने किसी भी तरीके का ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेस नहीं लगाया है। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि एल्स तो कोई कंडीशन लेगा ही नहीं। एल्स के लिए मिनिमम एक इफ होना ही चाहिए कोड में, वरना आपका कंपाइलर जो है वो एरर दे देगा। अगर इफ के बाद एल्स नहीं है तो चलेगा, पर एल्स जो है वो इफ के बाद हमेशा आएगा। और एल्स जो है इफ की कंडीशन जब फॉल्स होगी तभी चलेगा, यानी कि एल्स तब चलेगा जब इफ की कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है। इस प्रोग्राम के अंदर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मार्क्स चेक करता है 55। अगर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है तो आप पास करवा के कॉन्ग्रेचुलेशन प्रिंट करवा देगा, वरना यू फील्ड प्रिंट करवा देगा। यानी कि हमने एक प्रोग्राम में एक डिसीजन दिया, 60 से ज्यादा या 60 के बराबर मार्क्स है तो पास कर दो, वरना फेल कर दो। अब इसी प्रोग्राम को हम रन कर लेते हैं। तो जीसीसी एल्स इफ डॉट सी एंड डॉट फॉरवर्ड स्लैश ए। तो ये देखो यू फेल्ड, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, क्योंकि इसकी कंडीशन फॉल्स हो गई थी, इस वजह से हमारा एल्स ब्लॉक जो है वो ऑटोमेटिकली चल गया। अब हमने ये तो देख लिया कि इफ कैसे काम करता है और एल्स कैसे काम करता है। हमने ये भी समझ लिया कि इफ के कर्ली ब्रेसेस के अंदर एक पूरा का पूरा कोड ब्लॉक आ सकता है, पर क्या हम इफ के अंदर इफ स्टोर कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं नेस्टिंग। तो यहाँ बना देता हूँ नेस्टिंग डॉट सी, और फाइनली यहाँ में आके हमारा कोड जो है वो लिख देता हूँ। अब यहाँ पे आपको कोड में दिख रहा होगा एक सिंपल सा कोड है। हम चेक कर रहे हैं कि एज और हैज लाइसेंस। अगर एज जो है वो 18 से ग्रेटर देन या इक्वल टू है, यानी कि आप लाइसेंस लेने के लिए एलिजिबल हो, और अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप ड्राइव कर सकते हो, वरना आपको एक लाइसेंस चाहिएगा। अगर आप मान लो 18 के हो ही नहीं तो आप जो हो ड्राइव करने के लिए यंग हो। इसको भी हम चला लेते हैं, जीसीसी नेस्टिंग डॉट सी डॉट फॉरवर्ड स्लैश ए। तो ये देखो यू कैन ड्राइव बता रहा है, पर अगर मैं इसको मान लीजिए 13 कर दूं और फिर मैं इस
फिर मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करके रन कर रहा हूँ, तो ये देखो, यू आर टू यंग टू ड्राइव। इसने ये वाले जो इफ्स थे, सॉरी, इसने ये वाले जो इफ्स थे जिसमें हैज लाइसेंस और एल्स चेक कर रहे थे, उनको कंसिडर ही नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि पेरेंट कंडीशन जो थी वो ही फॉल्स हो गई, तो अंदर जाने का कोई मतलब ही नहीं बन रहा था। इसलिए वो डायरेक्टली इस एल्स पे चला गया और आपको ये आउटपुट दे दिया। जब हमारे पास अलग अलग कंडीशन हो जाए और हमको एक से ज्यादा कंडीशन को कंपेयर करना हो, मान लीजिए कि आपको ग्रेडिंग देनी है कि मान लीजिए 75 से अब वो मार्क्स आए थे तो आपको ए ग्रेड देना है, उससे कम आए थे तो बी, उससे कम आए थे तो सी। इस तरीके से आपको हर स्टेटमेंट के लिए अलग अलग डिसीजन बनाना है, और अगला डिसीजन जो तभी चलेगा जब पिछला वाला फॉल्स हुआ हो। तो इसके लिए हम इफ एल्स लैडर या एल्स इफ लैडर का यूज करते हैं। एक सिंपल सा ग्रेड कैलकुलेटर का प्रोग्राम हम यहाँ पे देख लेते हैं, जिसको हम लिखेंगे ladder डॉट सी में। ladder डॉट सी के अंदर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे हमने लिखा है परसेंटेज डॉट इज इक्वल टू 76। अब इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90, जो कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो वो ए ग्रेड प्रिंट करवाएगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं एल्स इफ सिंटैक्स में। एल्स इफ का सिंटैक्स बहुत इजी है, इफ के जैसा ही है, बस इफ के पहले हम एल्स लिख के स्पेस मार देते हैं, तो ये इफ चलती है। उसके बाद ये अगर इफ फॉल्स हो जाती है तो यहाँ पे ये वाला एल्स चल जाता है, और इस एल्स के अंदर में है ये इफ। और फाइनली अगर ये वाली भी फॉल्स हो जाती है तो इस इफ के बाद वाला जो एल्स है, यानी कि ये ट्रिगर हो जाता है, सो ऑन। तो ये जो है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट आप एक बार इसका लॉजिक समझ लोगे तो काफी आसान हो जाएगा। यानी कि ये एल्स के अंदर का इफ है, जिसके अंदर का एल्स ये है, फिर इस एल्स के अंदर का इफ ये है, एंड फाइनली सो ऑन, और ये आखिरी वाला एल्स है। तो एल्स इफ जो है वो यहाँ पे दूसरा वाला चेक करेगा कि ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है कि नहीं, तो ये कंडीशन भी फॉल्स है। फाइनली हम आ जाएंगे तीसरे एल्स इफ पे, क्योंकि ऊपर के दोनों फॉल्स हो गए। अगर इनमें से एक भी ट्रू हो जाएगा तो अगली स्टेटमेंट में जाना। अब हम आ जाएंगे इस वाले एल्स इफ पे, परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70। तो प्रिंटफ जो है वो ग्रेड बी प्रिंट कर देगा, और क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो गई थी और ये कोड एग्जीक्यूट हो गया, तो हम इन आखिरी के 3 स्टेटमेंट्स को कंसिडर ही नहीं करेंगे और फाइनली यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, तो अब हम इसको कंपाइल कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं कर लेता हूँ कंसोल क्लियर, जीसीसी ladder डॉट सी को मैं कर लेता हूँ कंपाइल, और डॉट स्लैश ए से कर लेता हूँ इसको रन। ये देखो, ग्रेड बी एंड ग्रेड कैलकुलेशन डन। जब ये सारी कंडीशंस फॉल्स हो जाएगी तभी ये एल्स चलेगी। ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे अगर आप एल्स इफ लगा रहे हो तो आप एल्स लगाना जरूरी है, एल्स नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा। यहाँ पे कॉमन मिस्टेक हो जाती है हमसे, जहाँ पे हम ऑर्डर गलत लिख देते हैं। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 90 के पहले ग्रेटर देन इक्वल टू 70 लिख देता, तो 76 को भी, तो मान लीजिए अगर मुझे 90 मार्क्स भी आ रहे होते तो भी मेरी ग्रेड बी ही प्रिंट हो रही होती। क्यों? क्योंकि मेरे ऑलरेडी 70 तो ऊपर तो हो गए हैं, तो बी प्रिंट कर देता वो ऊपर। तो इसलिए हमको इसका ऑर्डर का ध्यान रखना है, और जो कंडीशन सबसे पहले फेल होगी उसको सबसे ऊपर रखना, और जो जिसके चांसेस सबसे कम फॉल्स होने के उसको सबसे नीचे रखने की कोशिश करना है। एल्स इफ लैडर की जरूरत ही क्यों पड़ी? तो एल्स इफ लैडर की हमको नीड इसलिए पड़ी क्योंकि हमारा जो कोड है उसमें हमको कम लिखना पड़े। फॉर एग्जाम्पल हम एक सिंपल सा कोड देख लेते हैं। पहले हमारे इस पुराने कोड को कमेंट आउट कर दूंगा मैं, तो फॉरवर्ड स्लैश स्टार, इधर आके स्टार फॉरवर्ड स्लैश, हमने इस कोड को कमेंट में बदल दिया। अब यहाँ पे हो जाता है इंट मेन के अंदर में, यहाँ एक नंबर जो है वो चेक कर रहे हैं हम, नम इज इक्वल टू 50। अगर अलग अलग है तो इफ नंबर इज ग्रेटर देन 10 तो 10 से बड़ा है, इफ नंबर इज ग्रेटर देन 5 देन 5 से बड़ा है, इफ नंबर इज ग्रेटर देन 20 20 से छोटा है। अब एल्स इफ लैडर के थ्रू हम इसी सेम प्रोग्राम को देखें। इफ नंबर इज ग्रेटर देन 10 देन 10 से बड़ा है, एल्स इफ नंबर इज ग्रेटर देन 5 देन 5 से बड़ा है, एल्स इफ करके वापस से 20 से छोटा है। तो इस केस में इनमें से सिर्फ एक ही जो है वो रन होगा और हमारा आउटपुट जो है वो क्लीन होगा। यानी कि मल्टीपल डिसीजंस हम एक ही प्रोग्राम के अंदर बना पा रहे हैं। यानी कि 2 से भी ज्यादा डिसीजन, 3 4 5 इनफाइनाइट डिसीजंस आप ले सकते हो जितने आपको चाहिए उस हिसाब से। और एक टर्नरी ऑपरेटर भी होता है। तो एक छोटा सा शॉर्टकट है कि मान लो कि आपको इफ एल्स को एक ही लाइन में लिखना हो तो आप क्या करोगे, तो इसके लिए हम यूज करते हैं हमारे टर्नरी ऑपरेटर को। टर्नरी एक सिंपल सा ऑपरेटर जो कि काफी कंफ्यूजिंग लग सकता है पहली बार देखने पे। हम आ जाते हैं एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाने के लिए जिसका नाम हम रख लेते हैं टर्नरी डॉट सी। इसमें हम हमारा कोड लिख लेते हैं जो कि है हैश इंक्लूड stdioh। यहाँ पे हम a इज इक्वल टू 10 और b इज इक्वल टू 20 कर रहे हैं। अब ये होता है टर्नरी ऑपरेटर का सिंटैक्स। सबसे पहले हम लिखते हैं हमारी ब्रैकेट्स, इन ब्रैकेट के बीच में आती है हमारी
कंडीशन, कंडीशन के बाद एक क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं हम, और फाइनली हमारी फर्स्ट वैल्यू, देन सेकेंड वैल्यू। अभी क्या करता है, कंडीशन चेक करता है, अगर कंडीशन ट्रू है तो फर्स्ट वैल्यू को कर लेता है कंसीडर, और वरना खुद की वैल्यू को दूसरी नंबर की वैल्यू में बदल लेता है। जैसे कि इस वाले प्रोग्राम में बड़ा नंबर जो है वो मैक्स के लिए यूज होगा। अगर ए जो है वो 10 है और बी जो है वो 20 है, तो बड़ा तो बी ही हुआ। तो अब हमारा प्रोग्राम क्या करेगा, तो यहाँ पे ए इज ग्रेटर देन बी चेक होगा, जो कि फॉल्स था तो बी ऐड हो जाएगा। वैसे यहाँ पे ए जो है वो 18 से कम था तो माइनर अपने आप इसके अंदर प्रिंट हो जाएगा। अब सोचो कि तुमको एक रिमोट बनाना है, बटन 1 दबाओ तो ऑन, बटन 2 दबाओ तो वॉल्यूम अप, 3 दबाओ तो चैनल चेंज, हर एक के लिए अलग अलग काम। तो यही काम जो है ये स्विच करता है। स्विच सिर्फ एक एग्जैक्ट नंबर या कैरेक्टर्स की कांस्टेंट वैल्यू को चेक करता है कि इक्वल है कि नहीं है, यानी कि लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू वगैरह वगैरह इसमें नहीं चलता, ये सिर्फ इक्वालिटी देखता है। स्विच केस का सिंटैक्स क्या होता है, उसके लिए हम बना लेते हैं एक नई टाइप, स्विच डॉट सी। ये हमारा स्विच केस का बेसिक सिंटैक्स है, ठीक है। या तो आप ऐसे लिख सकते हो, और क्योंकि सिंटैक्स मैटर करता है सी में, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। अभी ये क्या करता है, ये सिर्फ इंटीजर और कैरेक्टर लेता है, यानी कि फ्लोट, डबल वगैरह वगैरह इधर काम नहीं करेंगे। यहाँ हमने एक डे लिया है इंटीजर 4, इसको डे की वैल्यू प्रिंट करवाई है। अब डे को हमने स्विच केस में डाला है, अगर डे की वैल्यू जो है वो 1 है तो इस केस में वो मंडे प्रिंट करवाएगा। और यहाँ पे आप देख रहे हो एक स्टेटमेंट नया वर्ड आ गया है, ब्रेक। इसका यूज हम समझेंगे। फिर केस अगर 2 के बराबर वैल्यू है डे की तो ट्यूसडे, अगर 3 के बराबर है तो वेडनेसडे एंड सो ऑन। तो अब ये ब्रेक क्या कर रहा है, ब्रेक जो है इस स्टेटमेंट को एग्जिट करता है। स्विच जो है एक लूपिंग स्टेटमेंट टाइप का ही होता है, पर ये डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट चाहिए। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम एक वैल्यू को लेकर चेक करते हैं, और अगर ये ब्रेक आ जाता है मतलब कि इसको स्विच को हम एग्जिट कर देते हैं, इसके बाहर आ जाते हैं। मान लो कि अगर हमने इस ब्रेक को नहीं लगाया तो पहले हम एक बार ब्रेक के साथ इसका बिहेवियर देख लेते हैं। जीसीसी स्विच डॉट सी ./a और ये देखो डे 4 इज थर्सडे। अब हम हमारे पुराने प्रोग्राम को जो है कमेंट आउट कर देते हैं, तो यहाँ पे मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ एक से /* एंड देन इधर आके */। अब ये नया प्रोग्राम देख लेते हैं। यहाँ पे हमने चॉइस तो लिया है, प्रिंट चॉइस इज इक्वल टू 2 के केस में, प्रिंटफ में फीचर्स अनलॉक करा है। अब चॉइस जो है अगर 2 है तो 2 वाला जो है वो केस चेक करेगा, अगर केस 1 है तो ये चेक करेगा। बट यहाँ पे ब्रेक लगा है और डिफॉल्ट लगा है। अब यहाँ पे हम इसका बिहेवियर देख लेते हैं, GCC .c ./a लिखते ही रहते हैं। फीचर्स अनलॉक, ये बेसिक फीचर, ये स्टैंडर्ड फीचर्स और बेसिक फीचर्स। तो इस टाइप के यूज जो हमने एक यूज केस भी देख लिया। इसका क्या देखा कि ये जो है सिलेक्शन, यानी कि इस कंडीशन को हम पहले तो बोलते हैं फॉल थ्रू। अब फॉल थ्रू इस तरह की, जैसे कि फीचर दिखाने, जैसे प्रो प्लान में आपके एडवांस फीचर्स आ रहे हैं, बेसिक प्लान में स्टैंडर्ड आ रहे हैं, और बेसिक के भी फीचर्स आपको मिल ही रहे हैं। इस कंडीशन को हम बोलते हैं फॉल थ्रू। अगर इसमें से एक कंडीशन ट्रिगर हो जाती है तो नीचे की सारी स्टेटमेंट स्विच में ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाती है, जिसको प्रिवेंट करने के लिए हम ब्रेक यूज करते हैं। अब यहाँ पे केस के अलावा भी आपको एक नया कीवर्ड मिला है। स्विच का सिंटैक्स तुमने देख लिया था कि स्विच ओपन क्लोज ब्रैकेट, यहाँ पे बीच के अंदर आपका एलिमेंट और यहाँ पे करली ब्रेसेस के अंदर हमारा कोड ब्लॉक, जो कि ये है। केस के थ्रू हमने नई वैल्यूज डिफाइन करी थी कि इसके बराबर है तो ये चलाओ, सेमीकोलन इसकी स्कोप डिफाइन करता है। अब डिफॉल्ट क्या करता है, मान लो कि इन सब में से सारे के सारे केसेस फेल हो गए तो डिफॉल्ट जो है एक डिफॉल्ट केस होता है जो कि ऑलवेज यानी कि हमेशा रन करता है। यहाँ पे आप जो है चॉइस की वैल्यू को मॉडिफाई करके इसका यूज भी देख सकते हो। चॉइस की वैल्यू अगर 4 रख दोगे तो डिफॉल्ट वाला केस अपने आप प्रिंट हो जाएगा। उसमें जो कभी कभी यूजफुल होता है पर कभी कभी बहुत बेकार तरीके के बग्स दे देता है। अब चलो एक सिंपल सा कैलकुलेटर बनाते हैं, ठीक है। एक कैलकुलेटर बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, सबसे पहले तो हमको 2 नंबर्स चाहिए। 2 नंबर पे हम सिंपल से ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने पुराने कोड को कमेंट आउट कर देते हैं हमेशा की तरह। अब मैं यहाँ पे हमारा नया कोड लिख देता हूँ। इस नए कोड में आप देख पा रहे हो कि हमने सबसे पहले क्या यूज करा है, कैरेक्टर, जो कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड हो सकता था। इंट ए को हमने यहाँ पे 10 चेक करा और बी को 5 चेक करा और रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बनाया। स्विच केस लगाया। स्विच केस में अगर केस जो है वो प्लस के बराबर होता है, यानी कि ऑपरेशन जो है वो प्लस के बराबर है तो a प्लस बी, माइनस है तो a माइनस बी एंड सो ऑन। अब यहाँ पे आप डिवीजन का केस देखो। सबसे पहले डिवीजन के केस में हमने सबसे पहले यही चेक करा कि डिनोमिनेटर जो है वो 0 के बराबर तो नहीं है। अगर 0 के बराबर होता तो डिवाइड ही नहीं कर सकते। और अगर डिफॉल्ट है यानी कि हमने 4 के अलावा कोई और ऑपरेटर यूज करा तो इनके अलावा और कौन सा ऑपरेटर होता है तो हम बता देंगे सिंपली कि ये गलत ऑपरेटर होगा।
और सिंपली अब हमने यहाँ पे प्लस चूज करा, तो एक बार हम वापस से हमारे प्रोग्राम को कंपाइल करके रन कर देते हैं। तो ये देखो 10 + 5 = 15। ब्रेक की वजह से ये आगे नहीं गया। तो यही सी का फायदा है, आप एक लाइन में भी पूरा कोड लिख सकते हो, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा जब तक सिंटैक्टिकली वो सही हो। स्विच की लिमिट क्या होती है? स्विच की लिमिट में आप रेंजेस नहीं चला सकते, यानी कि अगर मेरे को चेक करना हो कि मान लीजिए कि इस केस में अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लेस देन इक्वल टू 3 ये सब चेक करना हो, तो मैं यहाँ पे नहीं कर सकता, ये स्विच की लिमिटेशन है। मान लो कि मेरे बहुत सारे केसेस है मेरे पास में और मुझे उन सभी केसेस से एक ही काम करवाना है। मान लो कि अगर मैं एक वॉवेल दे रहा हूँ या फिर एक लेटर दे रहा हूँ और मुझे सिर्फ चेक करवाना है कि लेटर जो है वो वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है, तो उस केस में मैं क्या करूँगा? तो एक और सिंपल सा प्रोग्राम बना लेते हैं हम यहाँ पे, हमारे पुराने कोड को वापस से कमेंट आउट करके यहाँ पे हमारा नया कोड बना देते हैं। और ये देखो एक कैरेक्टर लिया जो कि ई था, अब स्विच में हमने इसी को चलाया। अगर केस ई आई ओ यू है कैपिटल का या फिर स्मॉल का, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे प्रिंट कर देंगे सिंपली सी ए वॉवेल है, और यहाँ पे ब्रेक लगा दिया ताकि अगली स्टेटमेंट यानी डिफॉल्ट स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट ना हो जाए। और अगर ये मुझसे कोई सी भी सेटिस्फाई नहीं होती है तो डिफॉल्ट कैरेक्टर जो भी सी ए कॉन्सोनेंट है ऑटोमेटिकली चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वापस हम कंपाइल करके रन कर देते तो देखो ई एक वॉवेल है, बट अब मैं यहाँ पे मान लो जी लिख देता हूँ तो, और यहाँ पे इसे वापस कंपाइल करके और रन कर देता हूँ। देखो जी एक कॉन्सोनेंट है, सिंपल सा प्रोग्राम था। तो अब हम समझ चुके हैं कंप्लीटली कि कंट्रोल फ्लो में आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती है। अब आ जाते हैं हम लूप्स के ऊपर। तो सोचो कि तुमको हेलो जो है आप प्रिंट करवा रहे हो जब भी किसी फाइल्स में, तो अब आप क्या करवाते हो? hello.c हम विजिट करते हो, देखो हमने क्या लिखा, प्रिंट है हेलो वर्ल्ड। अब हमारा जो था, हमने सबसे पहले जाना कि लीनियर फ्लो में चलता है, तो इसको हमने इन सारी फाइल्स के थ्रू हमने इसको जो है स्ट्रक्चर्ड फ्लो दिया, यानी कि कंडीशनल एग्जीक्यूशन दिया। पर अगर मैं मान लो कि मुझे इसी हेलो को रिपीटेडली 100 बार प्रिंट करवाना हो, तो क्या कर सकता हूँ? पहली चॉइस तो होगी कि मैं इसी हेलो को लूँ और यहाँ पे 1 बार 2 बार 3 बार कंटिन्यूसली लिखते रहूँ, पर ये ऑप्टिमल चॉइस नहीं, तो इसी के लिए हम लूप्स यूज करते हैं। अब कंट्रोल फ्लो में हम लूप्स इसी तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं एक नया फोल्डर बना लेता हूँ। सबसे पहले तो mkdir और लूप cd लूप के थ्रू उस फोल्डर में भी चले जाते हैं। तो इसे क्लियर कर दो। अब यहाँ पे आके हम हमारी नई फाइल्स बनाना शुरू कर देते हैं जिसमें हम लूप्स पढ़ने वाले हैं। तो हम जो है 100 बार प्रिंट तो नहीं लिखेंगे, तुमको अगर 100 बार प्रिंट करवाना है हेलो को, तो लूप्स यही काम करते हैं, एक बार बार चलाते हैं या एक कोड ब्लॉक बार बार चलाते हैं। सी के अंदर 3 तरह के कॉमन लूप्स मिलते हैं देखने के लिए हायर प्रोग्रामिंग में। जब फॉर यूज करते हो जबकि पता करना हो कितनी बार करना है, वाइल जब कंडीशन पे डिपेंड करे, और डू वाइल जब कम से कम एक बार तो चलाना ही हो और कंडीशन पे डिपेंड कर रहा हो तब। तो अब मैंने ऐसा तो बता दिया, अब क्या करना है? अब हम देखेंगे फॉर लूप का एक बेसिक सा सिंटैक्स। तो सबसे पहले मैं बना देता हूँ यहाँ पे हमारी for.c हमारे फॉर लूप के लिए। फॉर लूप का क्या होता है? फॉर लूप का सिंटैक्स होता है ये, फॉर कीवर्ड आता है, स्टार्ट वेरिएबल आता है, जो कुछ भी होता है उस स्टार्ट वेरिएबल की टर्मिनेटरी कंडीशन आती है, जो फिर लूप की भी टर्मिनेशन की कंडीशन होती है। और हर बार क्या करना है, यानी कि एक एग्जीक्यूशन जब पूरा हो जाए आपका, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, एक नए प्रोग्राम के थ्रू आपको दिखाता हूँ। तो इंट आई हमने डिफाइन करा, प्रिंट करा, 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करवाना है हमें। तो हमने क्या करा, आई को 1 वैल्यू दी। हमने बोला उसको कि चेक करो कि आई जो है वो लेस देन रहे और इक्वल टू रहे 10 के, तभी इस लूप को चलाना। यानी कि ये हर लूप के स्टार्ट में चेक होगी। और फाइनली लूप एंड होते ही, यानी कि ये कंडीशन जो है इस लाइन के बाद यहाँ पे इस तरह से चल जाएगी और फाइनली अगला कंपैरिजन चालू होगा, जो कि ये है। एक्चुअल में ये लूप कितनी बार चलेगा? तो फर्स्ट टाइम में चलेगा, 2 बार चलेगा, 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पे प्रिंट करवाता जाएगा और फाइनली प्रिंट करवाएगा आपका 10 प्रिंट करवाने के बाद ये क्या करेगा, 10 प्रिंट करवाते ही ये i ++ करेगा, यानी कि i की वैल्यू में +1 करेगा। तो i की वैल्यू अब हो चुकी 11। फिर वापस से इस लूप के स्टार्ट में आएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा जो कि अब फॉल्स हो गई है, तो अब लूप को एग्जिट कर देगा ऑटोमेटिकली। तो इसको gcc for.c के थ्रू में कंपाइल करके एग्जीक्यूट करवाऊं तो देखो 1 से 10 और 1 से 10 तक ने नंबर प्रिंट कर दिए। मान लो कि मुझे उल्टा काउंट करवाना है, 1 से 10 तो हो गया, मैं उल्टा काउंट करवाऊं 10 से 1 तक, तो वो भी पॉसिबल है। इसी के थ्रू हमने देखो i = 10 बोला, i > 1 चेक करा और i माइनस कर दिया, यानी i -1 कर दिया। तो यहाँ पे वही काम होगा और फिर आखिरी में जब माइनस होगा और इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये रन नहीं होगा, लूप से एग्जिट कर लेगा।
फॉर का सिंटेक्स भी हमने देख लिया, फॉर भी क्या इफ की तरह काम कर सकता है, तो बिल्कुल कर सकता है। अगर आपने इनको हटा दिया तो ये अगली लाइन को, एक लाइन को कंसिडर करेगा। अगर आप चाहो तो इसके अंदर एक और फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, इफ एल्स स्टेटमेंट सब कुछ नेस्ट कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं होती। अब एक बहुत सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं रिपीटेड सम का। हमें मान लीजिए काफी सारे नंबर्स दे रखे, तो सबसे पहले हम इस पुराने ही कोड को जो है कमेंट आउट कर देते हैं। अब ये नया कोड देख लो, यहाँ पे हमने इंट n लिया जो कि 10 था, i लिया और सम जो था वो 0 लिया। अब हमने चेक करा कि i जो है वो 1 से लेके तो 10 n से लेस देन इक्वल टू हो, और i की वैल्यू में +1 करते जाएं, तो सम जो है वो सम प्लस i के बराबर कर दो। यानी कि सम की वैल्यू में हम रिपीटेडली i को ऐड कर रहे हैं। पहले i की वैल्यू जो थी 1 ऐड हुई, 2 ऐड हुई, 3 ऐड हुई, 4 ऐड हुई, सो ऑन। तो 1 से 10 तक के नंबर्स आपको यहाँ पे सम मिल जाएगा। अगर मैं इसको कंपाइल करके रन करूँ, देखो 55 आपका सम का आंसर आया। एक कॉमन सी मिस्टेक देख लेते हैं, तो इसको हम दे देते हैं मिस्टेक 2.c। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ सेमीकोलन हमने क्यों लगाया, जीसीसी मिस्टेक.c को हम मिस्टेक 2 डाला ना हमारी फाइल, मिस्टेक 2.c को हम कंपाइल करके और /a से इसको रन कर देते हैं। तो इसका आउटपुट क्या है, ये सिर्फ एक बार प्रिंट हुआ जो कि i = 6 पे प्रिंट हुआ। यहाँ पे देखो एक सही वर्जन, जहाँ पे हमने इसको लिखा और करली ब्रेसेस लगा, तो ये जो है यहाँ पे इस फॉर लूप को सिंपली बस रख देता है। ये फॉर लूप अपने आप में ही चल जाता है और एम्प्टी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देता है। एक बार प्रिंट होकर एग्जिट मार देता है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम ही नहीं पड़ रहा कि स्टेटमेंट यहीं पे एंड हो गई, उसे लग रहा है फॉर स्टेटमेंट, और ये एक सेपरेट कोड ब्लॉक है, उसे ऐसा लग रहा है कंपाइलर को। तो अब मान लो कि मैं यहाँ पे इनको हटा देता हूँ, तो अब क्या होगा, अब भी ये नॉर्मली रन करेगा। तो ये देखो सिंपली ये वापस से वैसा का वैसा ही रन हो गया। तो एक सेमीकोलन की वजह से उसको ऐसा रियलाइज हुआ कि फॉर जो है वो अलग है और ये प्रिंटफ का जो ब्लॉक लिखा है आपने, ये अलग एंटिटीज है। अब जैसा कि मैंने आपको बोला था कि क्या हम लूप के अंदर भी नेस्टिंग कर सकते हैं, तो हम मैंने तो बोला था बिल्कुल कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, तो nesting.c देख लेते हैं। एक नई फाइल बनाई है हमने नेस्टिंग। ये क्या करेगा, ये क्या करने वाला है, 2 से लेकर 5 तक के टेबल्स को प्रिंट करेगा। यहाँ पे हमने i लिया है 2 से, i <= 5 और i++। हमने पहले लिया है j = 1 से लेकर 10 तक और j++ करवाया है। अब हम क्या करवा रहे हैं, %d(x) %d/t यानी कि 4 स्पेस ऐड कर दो। और यहाँ पे हम i j और i × j की वैल्यू पुट कर रहे हैं, यानी कि पहले प्लेस होल्डर में i की वैल्यू जाएगी, दूसरे में j की जाएगी और तीसरे में i × j की जाएगी, और 4 बार स्पेस ऐड हो जाएंगे। अगर आपको ये समझ में नहीं रहे कैसे, तो हमने प्रिंट के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, उसको जाकर देख लें। अभी हमने यहाँ पे \t करा है, यहाँ पे \n नहीं करा, तो ये सिर्फ आगे 4 स्पेस ऐड करेगा, नई लाइन पर नहीं जाएगा। नई लाइन पर कब जाएगा, जब एक नंबर की पूरी टेबल प्रिंट हो जाएगी। i की वैल्यू यहाँ पे जब ये 10 बार रन होता है तो चेंज नहीं होती। फिर i की वैल्यू 2 जब रहती है, मान लीजिए ये 10 बार रन होगा, 2 की टेबल प्रिंट होगी, फिर ये नई लाइन पर जाएगा, फिर 3 होगी i की वैल्यू, फिर ये 3 की टेबल प्रिंट करेगा, और सो ऑन। अब इसको हम एक बार रन कर लेते हैं, gcc nesting.c इसको वो कर लेता हूँ। ये देखो 2 की टेबल यहाँ पे प्रिंट कर दी है इसने, ये 3 की टेबल कर दी है, 4 और 5 की टेबल, एंड सो ऑन। आ जाते हैं हमारे दूसरे लूप पे, while.c, यानी कि while लूप का कंडीशन और सिंटैक्स और ये खत्म। अब while की कंडीशन मान लो कि हमेशा ट्रू है, तो क्या होगा कि लूप ऑफ कोर्स इनफाइनाइटली चलेगा और प्रोग्राम जो है वो इवेंचुअली जाके क्रैश हो जाएगा या ओएस उसको टर्मिनेट कर देगा। वाइल लूप का सिंटैक्स आपने ये तो देख लिया, अब क्या ये इसके बिना भी चल जाएगा, तो हाँ बिल्कुल चल जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि सिर्फ अगली लाइन को ही कंसिडर करेगा वाइल के अंदर। एक बेसिक सा वाइल लूप हम देख लेते हैं सबसे पहले। तो ये हमारा बेसिक वाइल लूप हो गया। काउंट इज इक्वल टू 1, काउंट इज लेस देन इक्वल टू 5, काउंट प्रिंट करवाया, और यहाँ पे देखो टर्मिनेटिंग कंडीशन को हमने आगे बढ़ाया। अगर ये नहीं बढ़ाऊंगा तो काउंट जो है हमेशा 1 रहेगा और लूप जो है चलता ही रहेगा। तो इससे gcc while.c को हम कंपाइल करके रन करवा दूं, तो ये देखो 1 2 3 4 5। बट अगर मैंने यहाँ पे एक काउंट ++ हटा दिया और मैं इसे वापस से कंपाइल करूं और रन करूं, तो ये देखो काउंट इज इक्वल टू 1 इनफाइनाइटली प्रिंट हो रहा है। इससे बाहर आने के लिए कुछ नहीं करना है, Ctrl+C दबा देना है। मैं यहाँ पे हमारी काउंट ++ को वापस डाल देता हूँ ताकि अब की बार ऐसी मिस्टेक ना हो मुझसे। तो वाइल जो है यूजर के इनपुट के साथ कैसे लोगे, यूजर के इनपुट अभी तक हमने देखे नहीं है, बट आपको एक सिंपल सा आइडिया दिखा देता हूँ मैं कि यूजर इनपुट कैसे लेते हैं सी में।
यूजर इनपुट के लिए हम यूज करते हैं स्कैनफ का। परसेंट डी जो है वो यानी कि जिस डेटा टाइप में आप असाइन करना चाह रहे हो एक वैल्यू को, और एम्परसेंड लगा के हम उस वेरिएबल का नाम लिख देते हैं, यानी कि इस वेरिएबल के अंदर इस वैल्यू को डाल दो। अब देखो यहाँ पे यूजर से एक नंबर लिया, चेक करा कि वो जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 तो नहीं है, चेक करा कि वो जो है -1 के बराबर तो नहीं है, और सम में हमने 1 नंबर को प्लस करते गए, काउंट को ऐड करते गए, और फाइनली अभी तक का सम हमने लिया और स्कैनफ करके नंबर उसमें ऐड करते गए। -1 आते ही ये रोक देगा लूप को, और जब तक आप इसमें लूप चलते रहेगा उतनी बार आपसे एक इनपुट लेकर ये सम में जोड़ते जाएगा। अगर काउंट की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है, एवरेज प्रिंट करवा देगा उसी तरीके से, और फाइनली अगर काउंट जो है 0 है तो बोलेगा कि कोई नंबर आपने दिया ही नहीं। इसको मैं जीसीसी वाइल डॉट सी से फिर से प्रिंट करवा के रन करूं तो ये देखो पॉजिटिव नंबर्स डाले, पहले मैंने डाला, सॉरी पहले मैंने डाला 2, फिर मैं डाला 3, फिर मैं डाला 4, फिर डाला 5, और फिर मैंने डाल दिया -1, और ये हो गया टर्मिनेट। तो वाइल कंडीशन टर्मिनेट हो गई। इस तरह की कंडीशन हम वाइल को यूज करते हैं, जहाँ पे हमको लूप को कहीं ना कहीं टर्मिनेट करवाना होता है किसी चेंजिंग कंडीशन के बेसिस पे। हमने वाइल लूप को भी देख लिया, अब आ जाते हैं डू वाइल पे। डू वाइल का सिंटेक्स थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। डू वाइल डॉट सी बना देते हैं हम, यहाँ पे हम लिख देते हैं डू वाइल का सिंटेक्स। तो हम यूज करते हैं डू कीवर्ड, फिर डिफाइन करते हैं हमारे कोड ब्लॉक को, और वाइल लगा के हम यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं। यहाँ पे सेमीकोलन आप नोटिस कर रहे हो, हमने पहले कभी सेमीकोलन नहीं लगाया, बस यहाँ पे लगा रहे हैं, कारण ताकि कंपाइलर को ये मालूम पड़े कि डू के बाद जो है वाइल यहाँ पे डू के लिए एग्जिस्ट करता है, ना कि नीचे वाली कंडीशन के लिए। यहाँ पे वाइल टर्मिनेट हो जा रहा है, तो ये क्या करेगा, ये सबसे पहले इतना पूरा काम करेगा और फिर कंडीशन को चेक करेगा, यानी कि ये कोड कंडीशन फॉल्स होने के बावजूद भी एक बार तो चलेगा ही चलेगा। तो इसकी जरूरत क्या पड़ती है, इसकी जरूरत हमको पड़ती है पासवर्ड्स में, यानी कि पासवर्ड कम से कम एक बार तो पूछोगे। अब मैं अगर जीसीसी डू वाइल डॉट सी को कंपाइल करके रन करूँ तो ये देखो इटरेशन 1 2 3 4 5 सब खत्म, और मैंने यहाँ कंडीशन रखी थी आई लेस देन इक्वल टू 5। अगर मैं यहाँ पे आई की वैल्यू 6 रख दूँ, इसे कंपाइल करके रन करो, देखो कम से कम एक बार तो रन हुआ ही है, कंडीशन जबकि फॉल्स थी। तो वाइल वर्सेस डू वाइल में क्या अंतर देखा हमने, पहली चीज की वाइल जो है कंडीशन खत्म होने पर, ये कंडीशन फॉल्स होने पर चलता ही नहीं है। फॉर लूप भी ऐसा ही करता है, पर डू वाइल जो है कम से कम एक बार तो चल ही रहा है। तो ये जो है डू वाइल लूप जो है मेन्यूज में, पासवर्ड्स में, तो मेन्यू के केस में भी हम यूज करते हैं। मान लीजिए ऑप्शन आपने चूज ही नहीं करा है, तो भी आपको एक बार तो ऑप्शन चूज करना ही पड़ेगा। उसका बेस्ट एग्जांपल है आपका करंट प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम को देख लेते हैं, हमने एक मेन्यू बनाई है सिंपल सी। मैं डू वाइल सी को कंपाइल एंड रन कर देता हूँ ताकि आपको जल्दी समझ में आए। हमने एक वेरिएबल बनाया चॉइस, चॉइस में हम 1 2 3 4 ऑप्शंस ले रहे हैं, और चॉइस इनिशियली तो 4 रहेगी नहीं, हमको कम से कम एक बार तो पूछना पड़ेगा यूजर से। तो इस केस में हमने यहाँ पे चॉइस का यूज करा, मैं यहाँ पे डायरेक्टली 3 डाल देता हूँ, तो देखो ऑप्शन सी चूज करा, फिर मैं 4 डाल देता हूँ, तो देखो एग्जिट कर दिया हमने लूप को और हम बाहर आ गए। अब आ जाते हैं हम एक सिंपल सी स्टेटमेंट में जो कि ब्रेक है। ब्रेक क्या करती है, ब्रेक जो है लूप को करंट इटरेशन पे खत्म कर देती है। तो हम सबसे पहले यहाँ बना देते हैं ब्रेक डॉट सी, और इस कोड को देखो, यहाँ पे क्या लगता है आपको, हमारा कोड आई जो है लेके 1 से लेके तो 10 तक चलेगा, बट यहाँ पे 7 मिल गया, और यहाँ पे हम इफ कंडीशन डाली है जहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि इस आई की वैल्यू करंट इटरेशन में, इटरेशन यानी कि एक पास लूप के थ्रू, उसमें 7 तो नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो हम यहाँ पे 7 प्रिंट हो गया, रुक जाओ, और ब्रेक का यूज करें। ब्रेक क्या करेगा, मैं बना देता हूँ जीसीसी ब्रेक डॉट सी ./a करके इसको रन कर देता हूँ। देखो 1 2 3 4 5 6 7 मिल गया, रुक जाओ, यहाँ तक तो एग्जीक्यूट हुआ, पर यहाँ क्या हुआ, तो यहाँ पे हमने लूप को एग्जिट कर दिया। तो ब्रेक जो है करंट लूप को, यानी कि जिस लूप की स्कोप में वो डिक्लेयर हुआ है, मान लीजिए इसके अंदर एक और लूप बना के उसके अंदर में ब्रेक रखता है, तो ब्रेक उस इनर लूप को बंद करता है, ना कि आउटर लूप को। तो इसी स्टेटमेंट को हम बोलते हैं ब्रेक, जो कि लूप का सीधे बाहर ले जाए। अब हमने देख लिया ब्रेक विथ फॉर। अब ब्रेक विथ वाइल क्या होता है, तो ब्रेक विथ फॉर तो हमने यहाँ पे देख लिया, इस तरह से होता है। तो इस स्टेटमेंट को हम कमेंट आउट कर देते हैं। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हमारे पास में नए तरीके का लूप है, वाइल लूप। वाइल लूप में हमने कंडीशन 1 डाली है, यानी कि ऑलवेज ट्रू, यानी कि ये भी एक इनफाइनाइट लूप है जैसे हमने पहले देखा था। यहाँ हम एक पॉजिटिव नंबर डलवा रहे हैं यूजर से, और चांसेस को प्लस कर रहे हैं हर बार, यानी कितनी बार आपने चूज करा। अगर नंबर जो है वो 0 से बड़ा है तो हम ये प्रिंट करवा रहे हैं, और फाइनली हम लूप को ब्रेक कर देते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये भी हम
पासवर्ड वगैरह के केस में यूज कर सकते हैं कि मान लीजिए इनफाइनाइट लूप चलाओ और इनपुट लेते रहो पासवर्ड का, जब तक पासवर्ड सही नहीं हो जाए, अगर जैसे ही पासवर्ड सही मिल गया तो ब्रेक कर दो, यानी कि इनफाइनाइट लूप बाहर आ जाओ और प्रोग्राम को कंटिन्यू करो। तो जीसीसी ब्रेक डॉट सी को मैं एक बार और वापस से यूज कर लेता हूँ। ये पॉजिटिव नंबर 4 डाला मैंने, और देखो सही मैंने 4 डाला और प्रोग्राम खत्म हो गया। बट अगर मुझे यहाँ पे इसको इनफाइनाइटली चलवाना था तो मैं -1 डाल देता, एक और डालो, -3 डाला, तो ये तब तक चलता रहेगा जब तक कोई पॉजिटिव नंबर नहीं डालो। अब जैसा कि मैंने आपको बोला था कि नेस्टेड लूप अगर हो तो ब्रेक जो है वो सिर्फ इनर लूप को तोड़ेगा, आउटर को नहीं तोड़ेगा, या फिर जिस भी स्कोप में वो डिक्लेयर हुआ है उसी स्कोप को तोड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ये इनर लूप का ब्रेक है, यहाँ जो आपका ब्रेक आ रहा है ये इस लूप को तोड़ेगा, फॉर जे वाले को, बाहर वाले पे इसका कोई असर नहीं होगा। इसको मैं वापस से कंपाइल एंड रन कर देता हूँ, तो देखो अंदर वाला लूप रुका, फिर अंदर वाला लूप रुका, आउटर वाले लूप को कुछ नहीं हुआ, आउटर वाला लूप चलते ही रहा। अब एक और स्टेटमेंट होती है इसी में, ब्रेक तो हो गया मान लो कि लूप के बाहर ही आ गए, और मान लो कि आपको करंट इटरेशन को स्किप करना हो, यानी कि अभी जो वैल्यू चल रही है उसको स्किप करना हो और सीधे अगली वाली वैल्यू पे जंप कर देना हो, तो उस केस में आप यूज करते हो कंटिन्यू स्टेटमेंट का। कंटिन्यू स्टेटमेंट होती है, इसको बोलते हैं जहाँ पे हमको ऐसे कुछ होता है जहाँ पे हमको लूप को टर्मिनेट की जगह सिर्फ एक इटरेशन उसकी स्किप करवानी होती है। फॉर एग्जांपल ये नंबर जो है 1 से 10 तक के ऑड नंबर्स को प्रिंट करवाता है। हमने यूज करा i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू 10, i प्लस प्लस। हमने चेक करा कि i जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, और हमने कर दिया कंटिन्यू, यानी कि इसके नीचे का कोड अब मत चलाना, तुम सीधे इसमें i प्लस प्लस करो और इस कंडीशन को नेक्स्ट लूप के लिए चेक करो। तो ये देखो जीसीसी कंटिन्यू डॉट सी को हम एक बार कंपाइल कर लेते हैं और सिंपली रन कर लेते हैं। तो देखो 1 3 5 7 9 और खत्म। इसने 10 को कंसीडर नहीं करा, जब 10 यहाँ पे आया था और यहाँ पे इस कंडीशन की वजह से वो स्किप होके 11 में बदल गया आई, और यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो गई, हम लूप के बाहर आ गए। ब्रेक वर्सेस कंटिन्यू, ब्रेक क्या करता है, ब्रेक टर्मिनेट करता है लूप को, कंटिन्यू जो है करंट इटरेशन को स्किप कर देता है और नेक्स्ट इटरेशन से लूप को कंटिन्यू कर लेता है। तो कंटिन्यू और ब्रेक का यूज जो है तीनों लूप में सेम ही होता है, यानी कि वाइल में करूँ चाहे फॉर में करूँ चाहे मैं डू वाइल में करूँ, कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट से वो अपना काम वैसा का वैसा ही करेगी बिना किसी चेंज के। यूजेस या यूज केस अलग हो सकते हैं। अब आ जाते हैं एक नए तरीके के लूप पे जिसको हम बोलते हैं गो टू। गो टू एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि कोड में किसी भी जगह और कुछ भी स्किप करके जंप कर सकता है। पहले बता देते हैं कि प्रोफेशनल इसको अवॉइड करते हैं क्योंकि इससे कोड पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर भी एक यूजफुल केस होता है इसका जहाँ पे नेस्टेड लूप से एक साथ बाहर निकलना पड़े। इसको देख लेते हैं हम गो टू डॉट सी में। गो टू का सिंटैक्स क्या होता है, पहले बेसिक सिंटैक्स देख लेते हैं। हम यूज करते हैं गो टू स्टेटमेंट को, लेबल का नाम लिखते हैं या किस जगह पे जंप करना है और लेबल करके सेमीकोलन लगा देते हैं, तो इस लाइन के बाद से वो कोड एग्जीक्यूशन चालू कर देता है। एक बेसिक गो टू का प्रोग्राम देख लेते हैं। इसका यूज एक तब हो सकता है जब आपको मल्टीपल आउटर लूप्स को एग्जिट करना हो। तो यहाँ पे देखो हमने नंबर बनाया 5, स्टार्ट करा, नंबर इज ग्रेटर देन 0 तो हम सीधे पॉजिटिव पे जंप कर गए, यानी कि यहाँ पर अगर यहाँ पे नंबर जो था वो 0 से छोटा था तो हमने ये वाली स्टेटमेंट चलाई नहीं, तो ये प्रिंट नहीं हुआ। अगर 5 था तो जो है वो 0 था तो यहाँ पे गो टू एंड आ जाएगा और यहाँ पे हम एंड पे पहुंच जाएंगे डायरेक्टली। तो हम इस कोड ब्लॉक को इंटायरली स्किप कर देंगे। इसका एग्जांपल हम जीसीसी गो टू डॉट सी के थ्रू देखते हैं। डॉट फॉरवर्ड स्लैश ए लिखते हैं, ये देखो स्टार्ट नंबर पॉजिटिव और एंड। बट अगर मैं नंबर की वैल्यू को यहाँ पे चेंज करके 0 बना देता हूँ और इसको जीसीसी गो टू डॉट सी से कंपाइल करके रन कर रहा हूँ, तो ये देखो स्टार्ट ये प्रिंट नहीं होना चाहिए था और एंड यानी कि ये प्रिंट नहीं होना था, हम सीधे एंड पे जंप कर गए, हमने इस कोड को कंसिडर ही नहीं करा। गो टू जो है वो इनफाइनाइट लूप में भी रिजल्ट कर सकता है कभी कभी, तो इसको हम बना देते हैं मिस्टेक 3 डॉट सी। तब जीसीसी मिस्टेक 3 डॉट सी को डॉट फ्लैश ए चला देता हूँ। तो ये देखो यहाँ पे हमने पहला सेक्शन खत्म करा स्टार्ट करके, फिर हम गए यहाँ पे स्टार्ट पे, फिर हमने इसको प्रिंट करवाया, फिर हम वापस गए स्टार्ट पे, फिर हम यहाँ पे आए, फिर अनदर पे चले गए डायरेक्टली, दूसरा सिलेक्शन करा, फिर हम गए स्टार्ट पे एंड सो ऑन। इस केस में हुआ क्या, हर जगह जंप हो रहा है, यहाँ पढ़ना मुश्किल है, समझना भी और मुश्किल हो जा रहा है। इसको बोलते हैं स्पैगेटी कोड।
तो गो टू जो है मत यूज करो जब तक आपको एब्सोल्युटली नेसेसरी न लगे। लूप्स, ब्रेक और फंक्शन से ही सब हो जाता है और कोड साफ भी रहता है। तो आज हमने इफ एल्स एल्स इफ सीख लिया, प्रोग्राम को समझना सिखाया, टर्नरी ऑपरेटर देखा, स्विच देखा, फॉर व्हाइल डू व्हाइल लूप्स देखे, ब्रेक कंटिन्यू देखा जिससे लूप कंट्रोल होता है, गो टू के बारे में समझा लेकिन अवॉइड क्यों करना है वो जाना, और फाइनली कॉमन गलतियां देखी। अब जब भी कोई सी प्रोग्राम लिखोगे तो डिसीजन लूप्स और कंट्रोल सब क्लियर हो जाएगा। तो इसकी प्रैक्टिस करने के लिए आप 1 से 50 तक के सिर्फ प्राइम नंबर्स प्रिंट करवा के देख लो। एक कैलकुलेटर बनाओ, उसमें ऑपरेटर चूज करें, स्टार और डायमंड पैटर्न प्रिंट करवा के देख लो। हमने सब इस वीडियो में इसके हिंट्स दे रखे हैं और कमेंट्स में बताओ कि कौन सा कॉन्सेप्ट सबसे इंटरेस्टिंग लगा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो ताकि अगले वीडियो मिस ना हो, और तब तक के लिए आप सभी को हैप्पी कोडिंग।